जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं उसको किस तरह से देखें? सबसे पहली बात है कि सब लोगों ने, जिन लोगों ने भी किया होगा, बड़ी मेहनत के साथ किया होगा, तो मैं उनको किसी को भी जो है वो डिनाई नहीं कर रहा हूं। लेकिन महाराष्ट्र को अगर देखा जाए तो उनका क्या मेथोडोलॉजी रहा है और वो किस तरह से किए हैं, अलग अलग तरीके से किए होंगे। मैं किसी के ऊपर में कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ। बड़ा क्लोज कॉन्टेस्ट है वहां पे, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को अगर देखेंगे आप तो महाराष्ट्र में एक राज्य में कम से कम 5-6 राज्य हैं। जैसे विदर्भा है, विदर्भा का अलग राजनीति है, वहाँ कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा चलता है। अगर दूसरी तरफ आ जाइए तो फिर मराठवाड़ा है, वहाँ पे जरांगे का मनोज जरांगे का पिछली बार फैक्टर चला था। उसके बाद फिर जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र है, जहाँ पे बहुत सारे शुगर मिल्स हैं और किसानों का डिस्ट्रेस वगैरह ये सब मुद्दा रहा है। अब जो है नॉर्थ महाराष्ट्र जो है वहाँ कास्ट फैक्टर बहुत ज्यादा कार्य करता है। अगर आप मुंबई और मुंबई, ग्रेटर मुंबई की बात करते हैं, जहाँ 36 सीटें हैं, वहाँ वो लघु भारत है। वहाँ पे साउथ इंडियन भी हैं, नॉर्थ इंडियन भी हैं, गुजराती भी हैं, मराठी भी हैं, और वहाँ पे एक तरह से मिक्सचर है वो। तो वहाँ का एक अलग फ्लेवर होता है। आप कोंकण और ये खाने की बात करते हैं तो वहाँ अलग होता है। तो पिछला, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिहाज से अगर हम वोट शेयर को देखते हैं तो अगर पिछला इलेक्शन देखते हैं तो विदर्भा में लगभग 9% की बढ़त थी महाविकास आघाड़ी को इससे, महायुति से। और मराठवाड़ा में जो है लगभग 15% की बढ़त थी महाविकास आघाड़ी को। जबकि जो है नॉर्थ महाराष्ट्र में जो है वो भाजपा को आंशिक बढ़त थी, और कोंकण और जो थाने वाला रीजन है उसमें भाजपा महायुति को बढ़त थी। और अगर हम बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में वोट शेयर कांटे का था, लगभग पॉइंट्स में थे दोनों तरफ। नॉर्थ महाराष्ट्र में भी कांटे की थी, और जो है मुंबई वाले भी रीजन में कांटे की थी। लेकिन जो है सीट शेयर के लिहाज से मुंबई में जो है वो महाविकास आघाड़ी को थोड़ा फायदा हुआ था। लेकिन अभी जो है 4-5 महीने में जो लाडकी बहना योजना आया, उसका बहुत ज्यादा पेनेट्रेशन हुआ है। और इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या महायुति की तरफ से बहुत सारे कोर्स करेक्शन किए गए हैं। तो अब ये चीज देखना पड़ेगा। अभी तो मैं ये जो कारण है उन पे आऊंगा। देखिए, आपने नॉर्थ महाराष्ट्र की बात की, बहुत सारी बात की जाती है भाई। नॉर्थ महाराष्ट्र जो है बहुत ज़्यादा कृषि जो है वहाँ बहुल क्षेत्र है, वहाँ पर जो वेजिटेबल बोलते हैं उसे महाराष्ट्र का। तो वहाँ बात होती रही थी कि वहाँ किसान बड़ा नाराज़ है, क्यों वहाँ पे जो फसलें हैं उसके सही दाम नहीं मिलते हैं, इस तरह की बातें हो रही थी। तो क्या ऐसा कारण है कि नॉर्थ महाराष्ट्र जो है वो जो है महायुति के लिए वोट करेगा? देखिए, पहले तो कुछ बड़े नेता थे जो कांग्रेस में हुआ करते थे, वो लोग शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में और महायुति में। और वहां पे जो है लोकसभा चुनाव में जो है वो एक नैरेटिव पे चुनाव हुआ था। लेकिन अभी का जो इलेक्शन है वो डिफरेंट हो गया, वो लोकलाइज तरह से हो गया, सीट टू सीट इलेक्शन हो गए हैं ये। तो किसी भी पॉलस्टर्स के लिए या किसी चुनाव विश्लेषक के लिए ये बताना बड़ा कठिन हो जा रहा है। कोई भी स्पष्ट रूप से आप उनके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कीजिएगा तो वो अपने बहुत स्पष्ट रूप से नहीं बता पाएंगे, क्योंकि दो बैक टू बैक जो है पीछे, चाहे वो 400 पार वाला रहा हो या ये इससे बाद वाला जो इलेक्शंस हैं हरियाणा का, वो रिसेंटली गलत साबित हुए हैं। इसलिए जो है वो बहुत गौर से और बहुत ज्यादा अच्छे से देखना पड़ेगा हर चीजों को। तो उसमें चेंजेस ये आया है, सबसे पहले तो उन्होंने कोर्स करेक्शन किया कि वो भाव को जो है फिर से निर्धारित करने की कोशिश की। प्लस जो है बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो फिर से वापस शामिल हुए महायुति में। और दूसरा एक चीज है कि वहां पे कई योजनाएं सरकार ने, एक सिर्फ लाडकी बहना योजना नहीं, कई योजनाएं उन्होंने एक साथ शुरू की, तो उन सब का कहीं ना कहीं लाभ मिल रहा है। दूसरा जो कास्ट फैक्टर जो उनके अगेंस्ट किया था उसको कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की है। जैसे पहले होता था क्या कि जो विदर्भा एरिया में जो है पहले चल रहे थे कि भाई एडीएम के आदिवासी, दलित, मुस्लिम और कुनवी जो है फैक्टर चला था। इस बार जो है बीजेपी ने एक माधव फैक्टर को जो है वो यूज किया है। तो माधव फैक्टर में ये तो लोकसभा में भी यूज किया था। मैं जो है नीलेश खरे जी के पास जाना चाहूंगा कि जहां जैसे नॉर्थ महाराष्ट्र की बात करते हैं तो विदर्भ की भी बात कर लेते हैं, वहां पर भी कॉटन और सोयाबीन किसान। तो एमवीए जो है उसने बड़ा बढ़ चढ़ के कहा सोयाबीन का हम दाम जो है वो बहुत बढ़ा देंगे,
उसमें जो है उन्होंने प्रॉमिस किया कि 7,000 पर क्विंटल कर देंगे उसका दाम। तो आपको लगता है कि विदर्भ जो कि पहले से जो है बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल जो है वो दिखाई देता है, वहां पर जो है बीजेपी या फिर ये कहूं महायुति बेहतर कर पाए? राहुल, विदर्भ इस बार बड़ा ही पेचीदा बना हुआ है बीजेपी के लिए, क्योंकि लोकसभा में भी अगर आंकड़ों पर आप नजर डालें तो वहां पर 11 में से केवल एक ही सीट बीजेपी बचा पाई थी और वो नाम था नितिन गडकरी, और वो भी कैंडिडेट के चलते बच पाई, वरना वो सीट भी बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती थी। अगर अभी की स्थिति अगर हम देखें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर विदर्भ की अगर बात करते हैं तो विदर्भ में कास्ट फैक्टर है, कुणबी है, कुणबी को इससे पहले ही ओबीसी मिल चुका है। यानी जो महाराष्ट्र सरकार ने प्रयास किए थे कुणबियों को मराठा कास्ट में जो कुणबी है उनको ओबीसी बनाने के, उनके लिए आरक्षण की सुविधा देने के, इसका फायदा इनको यहाँ पर होता नजर नहीं आता। इसलिए जरांगे फैक्टर जो है वो विदर्भ में काम नहीं करता। पर विदर्भ की जमीन हमेशा कांग्रेस की जमीन रही है, हालांकि 2014 के बाद स्थितियां बदली, पर वो वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं, कांग्रेस विदर्भ के लोग मुख्य तौर पर। और ये कारण रहा कि कांग्रेस वहां पर अच्छी खासी बढ़ोतरी करती नजर आई है। इस बार बीजेपी ने बड़े बड़े पैमाने पर प्रयास किए हैं, और प्रयास ये रहे हैं कि आखिर जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो बनाया जाए, और आदिवासियों के लिए जो वोट जिस प्रकार का एक आरक्षण है उसे बचाए रखने के लिए किस प्रकार से बीजेपी प्रयास कर रही है, ये भुनाने की कोशिश हुई है। नितिन गडकरी खासे एक्टिव यहाँ पर होते नजर आ रहे हैं, तो उसके चलते जो एक बड़ा सेटबैक नजर आया था लोकसभा में वो यहाँ पर नहीं होगा। ये इसी के साथ साथ आप मराठवाड़ा भी अगर बता दें हमें। देखिए 2014 में बीजेपी 15, 2019 में 16, लोकसभा के चुनाव अगर देखें तो 0। तो अगर मराठवाड़ा में भी क्या फैक्टर्स आपको दिखाई देते हैं कि क्या आखिर वहां पे क्या बदल जाएगा लोकसभा चुनाव के संदर्भ से बात? देखिए, लोकसभा में मराठा आरक्षण का विषय जो था वो सबसे ज्यादा गहराया हुआ था, वो मराठवाड़ा में था। और इस बार अगर कोई और मुद्दा मराठवाड़ा को झंझोड़ रहा है तो वो है मुख्य तौर पर सोयाबीन का। सोयाबीन का रेट जो है वो लगभग 2,500 से 3,000 चल रहा है, जो कि बुआई और बाकी जो खर्च है सारा वो लगभग 6,000 से 6,500 तक आ रहा है। तो किसान खासा परेशान नजर आ रहा है इस मुद्दे को लेकर, और यही मुद्दा है कि जिसके चलते यहाँ पर मराठा आरक्षण और सोयाबीन के मुद्दे को लेकर बीजेपी को एक बड़ा सेटबैक जो है वो नजर आ सकता है। यहाँ पर अशोक चौहान जैसे नेताओं को अपने साथ लाने का प्रयास किया गया, जिसके चलते 1 या 2 सीटों पर जो है वो बीजेपी अपने आप को बचा पाएगी या सीटों को बरकरार रख पाएगी। मगर ये 2 चीजों का सेटबैक जो है वो बड़े पैमाने पर यहाँ पर नजर आएगा। इसके लिए हालांकि बीजेपी ने करेक्टिव मेजर्स भी लिए, जिसमें मराठाओं के खिलाफ ओबीसी जो है उस फैक्टर को इस्तेमाल, जो हरियाणा में हुआ। मैं इस वाले मामले पर ओबीसी वर्सेस मराठा जो है, मैं जिगर साहब के पास जाना चाहूंगा, क्योंकि ये एक और मुद्दा है कि क्या जो बीजेपी है, जो युति है, क्या वो ओबीसी वर्सेस मराठा का जो प्रॉब्लम है उसको संभाल पाएगी? माना जाता है लोकसभा चुनाव में ऐसा जो मामला है वो संभाल नहीं पाई और ओबीसी कहीं ना कहीं जो है वो विपक्ष की तरफ खिसका। आपको क्या लगता है कि अब ऐसा कुछ बदलाव हो गया है? जबकि एमवीए मैं देखता हूं कि वो बाकायदा मराठा आरक्षण की बात करता है, वो मुस्लिमों के लिए आरक्षण की बात करता है, बाकियों के लिए करता है। तो ऐसा कोई जो ओबीसी के लिए माधव फॉर्मूला था वो क्या महायुति का चल जाएगा इस पर? बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा आज की तारीख में काफी गरमाया हुआ है, मराठा वर्सेस ओबीसी का जो मुद्दा है। पर मुझे फिर भी ये नहीं लग रहा है कि भाजपा इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से, या महायुति है जो उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हैंडल करने में या मैनेज करने में कामयाब होगी, क्योंकि उसका एक बहुत मूलभूत प्रश्न है। आप देखिए दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर महाराष्ट्र की वोट पैटर्न या जो उनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो आप देखें तो मराठा जो है उसका एक जो अस्मिता है, मराठा अस्मिता, वो बहुत ही जबरदस्त लेवल पे वहां पर बुनाया जाता है अलग अलग पार्टियों द्वारा, खास करके शिवसेना द्वारा। जब से मतलब बाला साहब ठाकरे के समय से ही अगर हम देखें तो एक मराठा अस्मिता की बात हमेशा बहुत जोरों शोरों से चर्चा की जाती है। तो मराठा वर्सेस ओबीसी में ये बात बिल्कुल साफ स्पष्ट दिख रही है कि कहीं ना कहीं महायुति को कोई ना कोई एक वोट बैंक का नुकसान थोड़े बहुत अंश पर जरूर झेलना पड़ेगा। और वो जो परसेंटेज में सोच रहे होंगे, जैसे विदर्भ में तकरीबन 62 सीट है और मराठवाड़ा में 46 सीट है,
तो मुझे लगता है ये दोनों अगर जो जगह है वो मिला के भाजपा को और महायुति को, अगर वो चाहते हैं या सोच रहे होंगे कि 50-60% के आसपास भी उनकी सीट कवर हो जाए, तो मेरे ख्याल से वहां उन्हें झटका लग सकता है। मराठा वर्सेस ओबीसी मैनेज करना, किसानों के जो मुद्दे हैं विदर्भ में वो मैनेज करना, वो आज की तारीख में इतना आसान नहीं है। और साथ साथ में एक चीज ये भी है कि मराठा अस्मिता के बारे में जो कहा जा गया, मनोज जरांगे ने जो जो आंदोलन किया, वो आंदोलन के दौरान बिल्कुल पिछले 5-7-10 दिनों के अंदर अंदर भी उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी के बारे में जो कहा, जो जो बयानबाजी हुई, वो ब्राह्मण नेता है या अलग अलग तरीके से जो भी बयानबाजी हुई, उसने वो बहुत सारी इम्पैक्ट मराठवाड़ा में जरूर की होगी। और मेरे ख्याल से ये इम्पैक्ट भाजपा को बिल्कुल बूथ स्तर लेवल पर जाकर सॉल्व करने की जरूरत थी, पर इतना इस बार नहीं दिख रहा है। नेता भी काफी कटे बटे दिख रहे हैं, संगठन का भी अभाव दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये नुकसान उन्हें इस बार उठाना पड़ेगा। या तो उन्हें मराठा वोट बैंक से थोड़ा वोट मिल जाएगा या ओबीसी वोट बैंक से, दोनों को लड़ाने से जो वोट उनका अगर टोटल टैली है, उनको लगता होगा कि एक वोट बैंक जाएगा शिवसेना शिंदे की तरफ और एक वोट बैंक आएगा भाजपा की तरफ, तो ये देखना मुश्किल हो रहा है इस बार। मैं एक और जो मामला है उसे भी उठाना चाहूंगा कि देखिए 76, और मैं खास तौर से अजीत शुक्ला जी को इसमें लाना चाहूंगा, 76 सीटें ऐसी हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, सीधी सीधी टक्कर है। इसमें 36 सीटें ऐसी है जो कॉटन बेल्ट विदर्भ जो है उसमें पड़ती हैं, वहां पर जो है फाइट हो रही है। आपको क्या लगता है सीधी फाइट में जो है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी किस तरह का माहौल रहेगा? देखिए, हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में पहले तो वहां पे विदर्भा एरिया में जो इलाका है, क्षेत्र है, वहां पे कांग्रेस की जड़ें शुरू से मजबूत रही हैं। और कांग्रेस में जो है लोकसभा के चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं उत्साह का संचार हुआ है। तो कांग्रेस अच्छे से लड़ेगी, लेकिन वो बहुत ही डिफिकल्ट होगा उन सीटों को बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी का इलेक्शनियरिंग जो है वो 100 टाइम्स बेटर है कांग्रेस अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से चुनाव लड़ती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सारे जो है तरकीब लगाती है। तो वो देखना पड़ेगा कि आगे कैसे ये लड़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा एक मुश्किल है। हालांकि पूरे विदर्भा में जो है आंशिक रूप से महाविकास आघाड़ी ही थोड़ा आगे लग रही है आज की डेट में। मैं एक एक करके आपसे सबसे एक एक पूछना चाहूँगा। पहले चलते नीलेश जी, आप मराठवाड़ा 46 सीट, नीलेश जी शायद संपर्क टूट गया है। जिगर जी आपसे बात करेंगे। अगर हम मराठवाड़ा 46 सीट्स, आपको क्या लगता है एमवीए और जो है महायुति में कितनी सीटें? जहां तक मराठवाड़ा की बात है, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल 50-50 का मामला है, क्योंकि मराठा जो वोट्स है वो शिवसेना शिंदे गुट जो है, हालांकि अब तो शिवसेना वो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है, और उद्धव बाला साहब ठाकरे जो ग्रुप है उसमें बिल्कुल वो वोट परसेंटेज जो वो बटने की मेरे ख्याल से गुंजाइश है। तो मुझे लग रहा है ये 50-50 का मामला जरूर हो सकता है। अगर मराठवाड़ा में हम 2019 का 2024 जो लोकसभा इलेक्शन है उसका एक पैटर्न देखे, तो